एक तो मैं जाट, दूसरे में कवि हो गया। उन्होंने कहा कि वो तो सच मुझे, मैं प्रोफेसर बन के गया मुजफ्फरनगर पहले बार, तो वहाँ जाटों का इलाका, पूरा मुजफ्फरनगर जाटों का है। तो जो आता था वो ये सोचता था कि ये अब तक शादी क्यों, मैं 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया था, तो तभी मुझे किसी ने याद दिलाया कि ये भोली कौम है। मैं उस पर एक बात बता रहा हूँ आपको, फिर कविताएं सुनाऊंगा। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, तो दोस्तों ने कहा भाई तो ऐसा कर, देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो उससे अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट छुटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन उसे समझाया, जाट तो भोला भाला, बहुत भोला। कितना भोला, मैं आप सबूत सुनना चाहो तो सबूत दे सकता हूं। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के जाटों ने दिल्ली में कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाली मुंह मीठा करो, लाला मुंह मीठा करो। लोगों ने पूछा जी क्या हो गया? बोले घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले जी हुआ क्या? होना के था, घनी बड़ी बात हो गई, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोली कौन, भोलापन, भोलेपन में ऐसे ही बोलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पंडित जी ने समझाया तो मान गया, लेकिन इस शर्त पे माना कि पंडित जी आप साथ चलोगे पूजा कराने। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए थी, मिल गई। वो पूजा कराने साथ गए, मंदिर पहुंचे हनुमान जी के। पंडित जी, अच्छा जाट गया उस दिन, जिस दिन उसने अपने खेतों में हल जोता, बैलों को साथ लिया। पंडित जी से बोला पंडित जी आज टाइम है, चलो मेरे साथ पूजा करा दो। बैलों को लेकर पंडित जी पहुंच गए जाट को हनुमान जी के मंदिर में। पूजा जैसे जैसे पंडित जी कहे उन्होंने की, अंत में बोले घंटी बजा। बोले बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। अब बैलों की रस्सी लेके घंटी कैसे बजाएं चौधरी साहब? बैलों की रस्सी पकड़ा दी पंडित जी को, उसने घंटी बजा दी। घंटी बजते ही बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब आनंद लेना, पूरा सदन ठहाके लगाना। ये अरे साहब मेरी तो हुई नहीं तो मुझे क्यों पहना रहे हो? इसी चक्कर में कि यही सही। आनंद लेना साहब, आपको लगे जोरदार ठहाका आपके भीतर से आनंद प्रकट होता है तो पूरा सदन आनंद ले। मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ ये कि जो ये प्रभाव डाल गए बहुत अच्छा अच्छा पढ़ के, मैं इस प्रभाव को नष्ट करना चाहता हूँ। इतना जम रहे अमित भाई, मनवीर भाई, ये भाई, ये मोनिका जी, जब इनको मालूम था कि हरिओम पवार आया है, इनको जमने की क्या जरूरत थी? बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई, घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो पंडित जी फंसे हुए थे, हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, पीछे पीछे पंडित जी भी भागे। अब आगे दृश्य ये है, दृश्य का आनंद लेना। आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझ गया। देवी बोली पंडित जी कहाँ भागे जा रहे हो सुबह सुबह? पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरा कविता पाठ नहीं था, मैं ये देख रहा था कि मैं 11 महीने बाद बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। एक आसान कविता सुनिए। देखिए मैं कुछ सुनाने आया हूँ और सचमुच मुफद्दलाल जी और मनवीर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता होता कि आप ऐसे पवित्र कार्यक्रम में ले जा रहे हैं तो मैं आपसे कम से कम वो शर्तें तो नहीं लगाता जो गलती से मेरे से लग जाती हैं। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, जुड़ना मुझसे एक साथ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक संसद पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ।
किसान किसान के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति गाता रहा हूँ पिछले 45 सालों से। 45 सालों से। और मैं किसान का बेटा हूँ, जानते हो क्यों बता रहा हूँ? मैं जिस भी दिन कविता सुनाता हूँ मैं रोज बताता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। बेटे बैठ जाओ, ऐसे नहीं उठेंगे आप। मैं पहली बार आया हूँ इसलिए आप ये भी सीखो कविता सुनी कैसे जाती है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा जब उठ के चल देगा। बहुत अच्छे। संसद नहीं है ये अनुशासनहीनता वहाँ होती है, कवि सम्मेलन के सदन में नहीं होती, नहीं होती। बताता हूँ मैं रोज कि मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। उन्होंने मेरी कविताएं सुनी और कविताएं सुनकर मंच पर आए और आकर बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता फिर रहा हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। बहुत अच्छे। बस मैंने चाय नहीं बेची, ये मुझे पता नहीं था कि पहले उनका नंबर लगता है। सुनिए, मन से सुनिए। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने ला। एक एक दृश्य देखना, क्या ये देश। भगवती श्री चेयरमैन साहब आपको बताता हूँ, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। जिस मुल्क में 3 लाख लोग एक साल में भूख से मर जाएं, वो मुल्क मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले। सौंचरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने। जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। 6 लाइन और पढ़ता हूँ। छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाए तो तालियां उठाना। छठी पंक्ति, एक लाइन गाने के लिए मैंने 5 लाइन जोड़ी हैं। अंधकार, हरिओम पवार कवि का नाम नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम पवार। उस आग का नाम हरिओम पवार है जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। छठी पंक्ति दिलों में तीर की तरह चुभे तो आपकी तालियां आसमान तक उठना चाहिए। मैं अपने छोटे भाइयों के, उनके ओज की कविताओं के लिए, मनवीर हों चाहे अमित हों, उनको बहुत प्यार से समर्पित करता हूँ। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे कसकर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो। और साहब, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रामीण अंचल के लोग इस तरह से कविता को प्यार कर सकते हैं, कविता को सुन सकते हैं। और मैं एक बात बिना कहीं चला जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 25 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, 25 साल। लेकिन जिस मन से आपके विद्यालय में आपने कविताएं सुनी हैं, या सब छोटे भाइयों को सुना है, मुझे सुन रहे हैं, मैं 25 साल के लाल किले के 25 कवि सम्मेलन आपके इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। मैं तो ये सोच रहा था 11 महीने से कमाया नहीं है, चलो पैसे मिल रहे हैं, चुपचाप ले आओ, कोई सुनो मत सुनो। और आप जब तक सुनते रहेंगे मैं सुनाता रहूंगा, ये आपको वचन देता हूं। बस आप जुड़ के सुन लीजिए। मुझमें आप ना कोई राजनीतिक पार्टी देख सकते हैं, मुझमें आपको सिर्फ और सिर्फ देश दिखाई देगा, सिर्फ देश। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में। गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत करूंगा, और आप लोग शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने वाले, आप भी देवताओं के पुजारी लोग, हिम्मत करना मेरी बात का समर्थन करने का। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता। लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं
जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होता देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। फिर समर्थन चाहता हूँ चौथी पंक्ति पर सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। शुद्ध राजनीति पे बोल रहा हूं, शुद्ध राजनीति पे, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं सकते कि मैं कहां बोल रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। देखिए, इस कविता को मैं यहीं खत्म कर छोड़ देता हूँ। मैंने केवल आपको तैयार किया है एक बहुत जरूरी कविता सुनाने के लिए। मुझे मनबीर ने भी कहा, और संचालक का कहना मान लेना चाहिए, क्योंकि संचालक कब सम्मेलन का सुहाग होता है, इसे उजाड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अगर सुहाग ऐसा ही होता है तो उजाड़ने में भी क्या बुराई है। बहुत अच्छे। मुरसानी जी, मनबीर जी, अमित जी, मोनिका जी, आप भी मेरी कविता पर ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर बहुत ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। एक बात बताओ, जब इतना ही जी लगाना तो अब क्यों लगा रहे हो, उस समय टाइम पे लगा लेते। अच्छा, ये कहते हैं बड़ा दुख होता होगा तुम्हें कुंवारे रहने का, मगर बिल्कुल नहीं है। आगने वाली परंपरा में चाहे प्रधानमंत्री बने चाहे मुख्यमंत्री बने, बनेगा कुंवारा ही। तो मैं तो दिल्ली की ओर मुँह करके सोता हूँ, मुझे क्या कष्ट। आने वाली परंपरा आपको जानते, बंगाल का मुख्यमंत्री मेरे जैसी, यूपी का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, असम का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री मेरे जैसा, और भविष्य में तो तय हो जाएगा कि जो होगा वो ही होगा। सुनिए, एक कविता सुनाने का मन है, क्योंकि जिन शहीदों के परिवारों को आपने सम्मानित किया है, अभी मुझे याद आया कि उस कविता को मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो मेरा आज का कविता पाठ पूरा नहीं हो सकता। हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई थी जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के विद्यालय का पत्थर हटाकर किसी और के नाम का लगाया। एक पत्रकार ने शिकायत की तो घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आज़ाद, वो आतंकवादी। और इससे भी दुख की बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तब वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैंने भानु प्रताप शुक्ल का लेख पढ़ा तो मैंने सोचा 2-3 दिन में भाजपा वाले माफ़ी मंगवाएंगे, लेकिन कोई बोला ही नहीं। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी से मिल लिया करता था, मेरे दोनों बहुत प्रिय श्रोता रहे। मैं शिकायत लेके उनके पास गया कि आपके समर्थन के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहेगी। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों चुप बैठे रहे। तो मैंने कहा, आपकी चुप्पी आपकी मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेकर जनता के बीच बोलने जा रहा हूँ। और मैं बोलने के लिए निकल गया, क्योंकि आज आपने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया तो आपका वो मन, आपका वो एहसास
तो मैंने एक कविता लिखी और केवल इसलिए लिखी कि मैं देश की राजनीति से अनुरोध करता हूं, आप मत करो शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका अपमान करने की हिम्मत मत करो, उनका अपमान मत करो। कविता सुनिए मन से। इसके बाद मैंने एक शहीदों पर कविता लिखी है जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। शहीद परिवारों के सम्मान में मैं उसको पढ़ूंगा, तब कब सम्मेलन समाप्त करेंगे। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। दो पंक्तियां समझ कर दाद देना। मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। यहाँ से कविता शुरू करता हूँ। आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आज़ादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। ध्यान देना, मैं तो रोया था लिखते समय, आपको कैसा लगेगा मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर। सलूट करता हूँ साहब, वाह वाह वाह। मेरे प्रणाम पहुंचे आप तक। ग्रामीण अंचल में महानगर से अच्छे पहली बार ये महसूस हुआ कि महानगरों में केवल धन कविता सुनता है और इन ग्रामीण अंचलों में मन कविता सुनता है। ये एहसास लेकर जा रहा हूँ आपके पास। बहुत 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 अनुभूति मेरी। मनवीर, तुझे छोटे भाई को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे जिद करके यहाँ ले आया, जिद करके ले आया। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आज़ादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। मंगल पांडे, वाह। कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली मिली होगी चंद्रशेखर आजाद को, शहीदों की आत्मा ने सुनी होगी, उन शहीदों की आत्मा पर क्या गुजरी, ये कविता का सौंदर्य बोध है। आपका बहुत प्यार मांगता हूं सुनने। कोई सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी। और साहब जब बताई दिया कि मैं जाट कुल में पैदा हुआ हूँ, तो जाटों को गुस्सा बहुत आता है बिना बात, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। दुनिया में सारी बीमारी इसलिए है कि लोगों के दिलों में दिमाग आ गया। अगर लोगों के दिमाग में दिल पहुंच जाए तो सारे संसार की समस्या। क्रोध मुझे भी आता है, मुझे भी आया था,
इस घटना को सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। मैं उस क्रोध को कैसे दिखा सका? अगर आपको लगे कि इस जाट कुल के किसी बेटे को ये क्रोध ऐसे ही दिखाना चाहिए था, तो मैं ऐसी तालियां सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहें। 11 महीने से तालियां नहीं सुनी हैं, मैं अगले 11 महीने तक आपकी तालियों की गूंज अपने कान में महसूस करता रहूं। इतना प्यार चाहता हूं। 4 लाइन सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सैनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, शायद शेखर बाजू जी के, शायद तब शेखर जी के भी बाजू फड़क गए होंगे। पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, पल दो पल को शायद उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल एक बार दोनों हाथ ठकर तालियों के साथ एक बार। क्या बात? शेखर महायज्ञ का नायक। आश्चर्य सचमुच ये है कि मैं 11 महीने बाद गा रहा हूँ, हालांकि गलतियाँ कहीं कहीं हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है। आपको तो पता चल नहीं रहा होगा क्योंकि इसने इससे पहले मुझे गाते देखा नहीं है। भगवती प्रसाद जी ने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो उतना अच्छा मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत मन दे रहे हैं। सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौर। एक आधी मिनट में बताता हूँ शेखर क्या थे। आपने कुछ भी कह दिया उनके लिए। मैंने जब शेखर पर लिखा तो मैंने बहुत पढ़ा। 2 बातें वो बताने जा रहा हूँ आपको जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। 700 लोग अंग्रेजों ने इसलिए नौकरी पर रखे हुए थे कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान लें। पहचानने के लिए 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी अंग्रेजों ने। और एक बात आपको वो बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के क्रांतिकारियों के इतिहास में केवल और केवल चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जुड़ी है। इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आज़ाद। माता पिता रहते थे भावरा, एक जगह है झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में, वहाँ रहते थे। गरीब थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बैंक ये खजाने लूटती थी सरकारी, आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदने के लिए। एक दिन किसी ने आकर ये कहा कि चंद्रशेखर, जो पैसा तुम लूटते हो वो तुम्हारे संदूक में रहता है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है। तुम जानते हो तो घर में तुम्हारे माँ बाप के पास खाने को रोटी के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप भूखे मरने के कगार पर हैं, कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे इस संदूक में से कि तेरे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक पल को उनकी आंखें लाल हुईं और लाल आंखों से बोले कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है? इस संदूक में से तो एक पैसा दूंगा नहीं, लेकिन तुम मेरे माँ बाप को खाना नहीं खिला सको तो आके बताना, मैं किसी दिन आऊँगा रात के अंधेरे में और अपने माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊँगा। उसको आतंकवादी बताएगी राजनीति, उसको। तब सुनना। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। और कोई भाजपा के यहाँ हो तो बुरा भी माने तो माने। जब मैंने अटल जी को और अडवाणी जी को बुरा मनवा दिया तो आप क्या है? लेकिन मेरी ईमानदारी देखना, ईमानदारी। जो भारत माता की जय के इनके समर्थन से थी, इसलिए मेरा इन पर गुस्सा ज़्यादा है क्योंकि ये राम का नाम ज़्यादा लेते हैं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन और पढ़ता हूँ। दाद दो तो हिम्मत से देना, मैंने हिम्मत से लिखा है और जब वो मुख्यमंत्री थी तभी लिखा था।
तभी लिखा था तभी जब उनसे बोला। सब डरते थे, अब तो कौन डरे उनके सिवा। मैंने तभी लिखा था, सुनिएगा। इस घटना पर चुप बैठे थे, समर्थन चाहता हूं पूरा सदन का। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे, दो टूक डांट भी सकते थे। तुम सत्ता में शामिल थे, दो टूक डांट भी सकते थे। जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। जीभ शहीदों पर थूके वो अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे भारत। आप शुद्ध कविता सुनना, शुद्ध कविता, थोड़ी सी देर, 1 मिनट। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आज़ादी के लिए जवानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। मैं उनका स्थान बता रहा हूं और तुम्हारा तो सबको पता है ही। कविता की सबसे अच्छी पंक्ति, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए। मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में। मैं 4 मिनट और मांगता हूँ सब आपसे, है ना अनुमति, इजाजत है ना? है, सब है। मैं शहीदों पर एक 4 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने अपने यहाँ बेटों का सम्मान किया, जैसे मैंने कहा कि मैं देश के वो सैनिक जो वर्दी में हैं और देश के वो पुलिस वाले भी जो वर्दी में हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, उनसे बड़ा देवता कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। मेरा बहुत पहले से सरकार को प्रस्ताव है कि हिंदुस्तान में जो फौज पे लड़ता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। फौज के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, उसको इनकम टैक्स से अलग कर देना चाहिए। कम से कम हम इतनी सेवा तो उनकी कर सकते हैं। मैं बहुत दिन से चल रहा था कैंटीन की, पार्लियामेंट की कैंटीन की सब्सिडी बंद करो, हो गई, इस बार हो गई, सब्सिडी बंद हो गई। अभी तो कई चीज़ और बंद करानी है। मैं 29 साल कश्मीर रोता रहा। 5 अगस्त को वो हुआ जो मैं 29 साल से रो रहा था। शहीदों पर एक कविता सुन लीजिए, समय नहीं है वरना मैं आपको और बहुत सुनाता। इस बीच कोई ना उठे, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ 5 मिनट मुझे कुल चाहिए और कृपया उन 5 मिनटों में कोई ना उठे बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं वीर रस का कवि हूँ। गीत मेरी विधा नहीं है, गीतकार मोनिका जी बैठी हुई हैं, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं और भीतर और भीतर एक छोटा सा गीतकार होता तो होगा। मेरे अंदर भी होगा, जो कैप्टन मनोज तलवार की शव यात्रा में अंकुरित हो गया, उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आया। उसी छोटे से अंकुर की ये कविता सुनी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। और एक पंक्ति समझना, मेरे पूरे जीवन की पंक्ति है ये, मेरे पूरे जीवन का जीवन दर्शन है। मुझे समझना हो तो एक पंक्ति समझ लो। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। देखिए, हंसना बुरी बात नहीं है।
हंसना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा इन्होंने कहा ना, हंसी कोई देशभक्ति केवल वीर रस में नहीं होती, हंसी में भी हो सकते। एक आगरे में ताजमहल देखने आया अमेरिका का आदमी, गाइड से उसने पूछा इस बड़ा खूबसूरत ताजमहल है, कितने दिन में बनाया आपने इसको? गाइड बोला 22 साल लगे बनाने में। तो अमेरिकन बोला इतने आलसी हो, इतने कामचोर हिंदुस्तानी, इतना ताजमहल बनाने में 22 साल लगा दिए। गाइड को लगा कि कहाँ गलती हो गई भाई, इसको तारीफ करनी चाहिए थी, ये तो ताना मार के चला गया। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गया तो उसने वो कहा अमेरिकन ने कि इतनी ऊंची इतनी अच्छी कुतुब मीनार मुझे कल क्यों नहीं दिखाई? गाइड ने सोचा बदला ले लो। उसने कहा कल कहाँ से दिखा था, आज रात को बनाइए। अच्छा, ये भी देशभक्ति है, बचा लिया उसने देश का। हाँ, ये मुझे इसी ने बताया, सबरस नहीं मैंने। सबरस भाई देख, जाट तो मैं भी हूँ पर इतना नहीं हूँ। बस अब सिर्फ कविता सुनाऊंगा। मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूज्य महाराज जी आपके आशीष मिले आखिर तक। हम बहुत बहुत आभारी हैं। ये संतों ने अगर इस देश में आचरण का, सद्भावना का, गुलाब जल छिड़कना बंद कर दिया होता तो हमारी संस्कृति न जाने कहाँ टूटती। देखिए एक बात समझिए, राजनीति को भूल जाइए। ये काम किसी भी सरकार का है, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, मायावती जी, किसी की भी हो, ये काम सरकारों का है कि सड़कें कैसे सुंदर बनेंगी, देश में नदियाँ कैसे साफ होंगी, देश में और कैसे अच्छा वातावरण मिलेगा, क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा। ये सरकारों का काम है कि वो कैसे अच्छा होगा। लेकिन देश के आदमी की इंसानियत कैसे अच्छी होगी, ये अदब का काम है, कविता का काम है, साहित्य काम है। इस काम को सरकार नहीं करेगी, इस काम को हम करेंगे। ये काम हमारा करने का है, सरकार के करने का नहीं है, किसी के सरकार के करने का नहीं है। हम 1/135 करोड़ हर कोई हिंदुस्तान है, 135 करोड़ का बटा 1 हर कोई है। हम ये अपना महत्व समझें। सुनिए, मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। वाह, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मफतलाल अग्रवाल जी, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, आदरणीय भगवती शर्मा जी और मेरे छोटे भाई बहन, सबको समर्पित करता हूँ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक पंक्ति का कवि हूँ, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है कहना, ये मैं अहंकार में नहीं कह रहा कि मैं एक ही पंक्ति का कवि हूँ, ये मैं दिल से सच बोल रहा हूँ। मैंने एक पंक्ति अच्छी लिखी है, मुझे बहुत तालियों से सहेज देना, बहुत तालियों से प्यार करना। मैंने ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। हालांकि जाट कुछ भी घोषणा कर लें, उसे कुछ भी मान लें, कवि तो नहीं मानता कोई। बोले जाट और कवि, पता नहीं, वो समझते हैं हमें सिर्फ लड़ना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। जबकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब की हिंदुस्तान में मेरी पहली LLD है पर्यावरण पर, पूरे हिंदुस्तान में। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा साहब, संभालना मेरी पंक्ति। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर
सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में कहीं परंपरा नहीं है, पूरे संसार के किसी मजहब में कि स्त्री अर्थी को कंधा दे। आपके भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना उसका शरीर लेकर आई तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी। और साहब आपको आश्चर्य होगा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, अंकल मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। अच्छा मैं नहीं जानता था, मैंने कहा कौन बेटा, कौन ब्रजेश है? बोले आप अपनी कविता में चर्चा करते हो ना शहीद वीरेंद्र सिंह जी की, मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। तो मेरे लिए तो ये एक मेरा सौभाग्य था कि एक उस देवी की आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी जिसने अपना सुहाग देश के लिए दिया। लेकिन उनकी माँ इतने सालों बाद भी, इतने साल हो गए, मुझसे बस ये कहा कि आप उनका बड़ा सम्मान किया है आपने देश में कविता में गाकर, और वो रोने लगी। उसके बाद नहीं बोल पाई। इस एक पंक्ति को भी मैं समझता हूँ एक महाकाव्य से बढ़ी है। कोई संसार में पहली घटना घटे, इससे बड़ा क्या महाकाव्य होगा। मैंने एक पंक्ति लिखी है बस, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या बात है, वाह। सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ, शहीद परिवारों के जो लोग यहाँ हैं उनको सबको उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति। और अंतिम पंक्तियां सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। अंतिम पंक्ति मेरा अंतिम प्रणाम आपसे, आपको प्रणाम सैनिक की तरफ। और मैं फिर दोहराता हूँ, जो अच्छा हुआ इस विद्यालय का है, प्रिंसिपल साहब का है, मैनेजर साहब का है, शिक्षकों का है, हमारे मुफतलाल अग्रवाल जी का है, मनबीर भाई का है, और चेयरमैन साहब आपका यहाँ लाने का है। आखिरी पंक्ति मैंने, उसका अर्थ बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक अर्थ है, और मैंने बहुत सोच समझ के लिखी, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया। मैंने इस तरह की पंक्ति लिखी कि जो मेरे सामने कोई नेता कभी मिल भी जाए तो उसकी समझ में ना आए, और समझ में आ भी जाए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप समझना उसका अर्थ कहाँ तक जाता है। अर्थ समझ जाओ
तो समापन करना घनघोर तालियों से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाय वाले से कुछ कह नहीं सकता ना। बैठ जा बेटा। चाय वाले से जिसने कुछ कहा उसको छोड़ा क्या कहेंगे। मैं एक गंभीर पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। बैठ जा बेटा। समर्थन करो तो जी भर के करना। और मैंने 1947-48 के जो पार्टीशन के समय के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पढ़ लिए। तब मैं बोल रहा हूं, वैसे ही मैं बिना तथ्य के नहीं बोलता, बिना किसी जो मैं जिसका तथ्य मेरे पास नहीं है मैं उस बात को कविता में कभी नहीं कहता। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन सुनना और राय देना अपनी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। कैसे बदलता है देश, एक उदाहरण देता हूं। जब भी कोई विदेश का बड़ा दादा आता था, पश्चिम का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था और वो गांधी की समाधि पर राजघाट जाता था, तो पहले वहां सुरक्षा के नाम पर जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। गांधी की समाधि पर हर बार जासूसी कुत्ते घूमे। जब देश बदलता है तो ऐसे बदलता है, G20 में दुनिया के सारे दादा थे और वो गांधी की समाधि पर सब नंगे पैर घूम रहे थे। क्या बात। नंगे पैर, सबको नंगे पैर चलना पड़ रहा था। देश ऐसे बदलता है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और मैंने एक लाइन लिखी है, किसी ने कहा पमार जी आपने लाइन क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, सचमुच ये सच बात है। मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, हिंदी का ज्ञानवान मुझे बिल्कुल है नहीं। मैं जयप्रकाश नारायण की कोख से, आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन की कोख से दो चीज़ें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहाँ है, हरिओम पंवार सागर में संतोष जी के कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहा है। तो मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं लिख देता हूँ। मैं एक लाइन और लिख रहा हूँ, समर्थन करो तो फिर जी भर के करना, नहीं करो तो चुप रहना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। अंतिम दो लाइन और सुनना। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस। अब आप एक बार ताली बजाओ, मैं तीसरी कविता शुरू कर रहा हूं। देखिए आज संविधान दिवस है। ये 26 नवंबर को हमारे संविधान को एक्सेप्ट स्वीकार किया गया था। भूख वाली कविता बहुत लंबी है और मैं उतनी समय में 2-3 कविताएं छोटी छोटी सुनाना चाहता हूं। जी आपने सुन रखी है तो आप इनको बाद में सुना देना और इनसे पैसे भी ले लेना। देखो दोस्त, मैं जाट जरूर हूं, मूर्ख नहीं हूं। मैं यूं ही नहीं पढ़ा लिखा। आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर को संविधान को हमने स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो उस पर मैंने एक जिन दिनों में पढ़ाता था, आदरणीय क्यों जा रहे हैं? अच्छा, वहाँ जाने से तो मैं भी नहीं रोक सकता।
तो आप सीमा तरफ ही निकल जाओ। तो मैंने कुछ साल मैंने संविधान पढ़ाया। जब मैं लॉ का प्रोफेसर रहा हूँ 40 साल तक, मैंने संविधान कुछ दिनों पढ़ाया। और मैं उन दिनों की सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब मैं संविधान पढ़ा के घर लौटता था तो मुझे विचलित करती थी ये बात कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूँ वो तो देश में है ही नहीं, और जो देश में है वो इस किताब में लिखा ही नहीं है। लखनऊ में एक एमएलए के नेम प्लेट पढ़ी थी मैंने खुद अपनी आंखों से, भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। अरे क्या बात है। सत्य घटना है। इंदिरा जी जब गिरफ्तार कर ली थी चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री ने, तो उनके समर्थन के लिए, उनको छुड़वाने के लिए एक छोटा हवाई जहाज हाईजैक हुआ था लखनऊ में। उसको जिन दो देवेंद्र पांडे भोलानाथ पांडे ने किया था अपहरण, उन दोनों को असेंबली का टिकट दिया गया और वो दोनों जीते। तो संविधान में लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ रहे हैं। तो मैंने एक, जितनी मुझे याद आ जाए, मेरा आज मन है वो कविता सुनाने का जी स्वागत। और फिर मैं एक करगिल पर कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार सच्चे दिल से माफ़ी चाहता हूँ बिटिया सोनरूपा से, आदरणीय मेहंदी जी से, और हमारे बड़े शायर से जिनको सुनने का मेरा भी मोह है। ऐसे ही देखिए, कोई सीनियर कवि पहले पढ़ के चला जाए, ये अशिष्टता है जो मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं अगर उनसे पूछ के टिकट नहीं कराया होता। कल मेरा एक कार्यक्रम रिकॉर्डिंग में है दिल्ली में, वो भी महत्वपूर्ण सा है। आपके जाने के बाद कुछ रहेगा नहीं, सब रहेगा, सब रहेंगे, सब सुनेंगे। देखिए जी, आप ये तीनों कविता में मुझसे बड़े हैं, और मैं ये कोई औपचारिकता में भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं, देखिए, मुझे सचमुच, मैं आजकल बहुत सच बोलने लगा हूँ। मैं प्रसिद्ध कवि हूँ, सिद्ध कवि नहीं हूँ। मैं सिद्ध नहीं हूँ, सिद्ध ही ये बैठे तीनों पीछे, और ये हमारा संतोष दादा, ये सब सिद्ध हैं। मैं केवल प्रसिद्ध हूँ। लेकिन एक बात और भी सच है, बिटिया सोनरूपा ने एक कार्यक्रम किया था, आसमान मुझे सम्मान दिया था, मैं उसमें ये सच बोला। मैं अब सच बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रसिद्धि है ना, ये उम्र भर सिद्धि के लिए तरसती रही है। सिद्धि नहीं है मेरे पास, प्रसिद्धि हो गई। प्रसिद्धि किसी की भी हो जाती है। प्रसिद्धि हो जाने से कोई आदमी सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन मैं कभी बचपन में सोचा करता था, अक्षरों को अर्थ देकर शब्द होने को कहा है, वाक्य होने तक अगर तुम साथ दे दो, एक भाषा का किला गढ़कर रहूंगा। वाह वाह। तो संविधान की कुछ पंक्तियां में मैंने वैसी कविताएं भी लिखी थी जिनको तथाकथित साहित्यिक कविताएं कहा जाता है, लेकिन मैं इस भेद को देश में मिटाना चाहता हूं। क्या साहित्य और क्या असाहित्य? आंसू का कोई व्याकरण हो नहीं सकता। भूख की उठती हुई लपटों की कोई गति नहीं हो सकती, उसका कोई विधान नहीं हो सकता। संविधान पर मैं इस कष्ट में मैंने कविता लिखी कि है क्या, दिखता क्या है, होता क्या है। जितना याद आ जाएगा वो सुना दूंगा, और उसके बाद में करगिल की कविता, मेरी अच्छी कविता है, उसको मैं आपको सुनाऊंगा। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने कहा तो लाल किले से क्यों बोल रहा है? मैंने कहा संसद चलती नहीं है। बोले कौन वहां? अच्छा, मुझे एक बात और कहनी है आपको, मेरी बात को आगे बढ़ाना। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक नियम बनाया है कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी से होगी, और ये कानून बन गया है। नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बसों को आग लगाई, उन सब पर मुकदमे चल रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली होगी, होनी चाहिए। मैं इस कानून को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। सांसद जी चले गए, वरना उनके आगे कहता संसद नहीं चलती, पैसा हमारे बाप का है, नेताओं के बाप का नहीं है। संसद ना चलने से जितना नुकसान पैसे का होता है, इस सब की भरपाई सांसदों की तनख्वाह से होनी चाहिए, वसूल किया जाना चाहिए इनसे। हमारे बाप के पैसे को उड़ाएंगे आप, और जिस दिन कोई शोक सभा भी होती है उस दिन का भी भत्ता ले लेते हैं, उस दिन का भी भत्ता लेते हैं। इनकी कैंटीन में 28 रुपए में खाना मिलता था। मैंने कविता लिखी उसके खिलाफ, और जाकर मोदी जी के सामने पटक दी। मन का ये गरीब लोग हैं जिनको तुम 28 रुपए में खाना खिला रहे हो। तब वो सब्सिडी बंद हुई है। भारत की पार्लियामेंट की सब्सिडी कैंटीन की मैंने बंद कराई। बंद तो इनकी पेंशन भी होनी चाहिए, बंद तो पेंशन भी होनी चाहिए। वश चलेगा तो वो भी कराऊंगा, पर मेरा वश चलता नहीं है ना।
कोई सुनता ही नहीं है। मेरे घर में ही 2-3 नेता हैं, उनका इरादा हो तो पता नहीं। सुनिए मन से। जी स्वागत। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ। राजधानी बहुत दिन बाद सुना रहा हूँ, मेरी बहुत प्रिय कविता थी ये। आज याद आया कि आज तो 26 नवंबर है। फेसबुक कोई मुझे फॉलो करते हो तो मेरे पेज पर आप ये मेरे ऑफिस से पढ़ी है ये कविता, पूरी कविता है। उस पर फिर दोहराता हूँ, मैं इस कविता के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से सुनना कविता, यहां से कविता सुनना। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिख। संविधान कह रहा है, देश के 140 करोड़ लोगों से संविधान बात कर रहा है। समझने के लिए बस केवल इतना समझो, कभी नहीं बोल रहा, भारत का संविधान बोल रहा है। लेकिन तुमने उपचारों का मुझ में लिखे उपचारों का, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। हंस गंगा भी मैली कर डाली, गुंडे गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। 2 लाइन सुनना साहब, संविधान बोल रहा है। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। जुड़ के सुनना थोड़ा सा बस। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब शोबे घायल हैं। आंखें गंगा जमुना जल हैं। नक्सलवादी माओवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मुझ पर दाग लगाने वालों, मुझ पर दाग लगाने वालों, अपने फाग मनाने वालों, मुझ पर दाग लगाने वालों, मुझ पर दाग लगाने वालों, अपने फाग लगाने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों। एक पंक्ति बहुत अच्छी है, बहुत साधारण सी पंक्ति है, मन से सुनना।
मुझ में दाग लगाने वालों, मुझ में खोट दिखाने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों, मेरे पहरेदारों बोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। और एक घटना है पुरानी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबको याद होगी, नई पीढ़ी तो ज्यादा पढ़ती नहीं है हमारी आजकल, इसलिए हो सकता है नहीं पता हो। जिनको याद हो उनकी तालियां सुनना चाहता हूं, सुनना। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। सुंदर बात सुनना, सुंदर कविता, जो पीछे शुद्ध कविता के लोग बैठे हैं मैं उनको समर्पित करता हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं। मुझको मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में बड़े हुए हैं। मुझको गंधारी माँ जैसी पट्टी, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। एक पंक्ति की उपमा है और ये पूरे संविधान पर लागू होती है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ बोल रहा हूँ, कोई नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। एक कविता मेरे से अच्छी से सुन लीजिए। जिंदाबाद। मैंने 50 साल आंसू की आग गाने में गुजार दिए। तातश्री 5 मिनट बैठो बस। हे आर्यपुत्र 5 मिनट आ जाओ। कहाँ जाओगे इस समय? घर के दरवाजे बंद। आप 6 साल की तपस्या है ये संतोष जी की, प्रभा संस्था की। देखिए ऐसी साहित्यिक संस्थाएं ऐसे जुलते हुए दिए, इनकी रक्षा कीजिए, वरना राजनीति ने इतना प्रदूषित किया है देश। उस राजनीति के किए गए प्रदूषित देश में ये सांस्कृतिक संस्था ही हैं जो गुलाब जल छिड़क सकती हैं संस्कारों का। इसलिए इनको बचाइए, संभालिए, इनको संभालने की कोशिश कीजिए। और मैं एक सवाल सबके दिलों में खुला छोड़ के जाना चाहता हूं, सब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, क्यों होता है। एक फिर कहानी है आधी मिनट की, और ये सवाल छोड़ दिया आपके सबके दिल पर। मेरी तरफ से सोचना कि मैं आपको चुनौती दे के जा रहा हूं कि इस पर विचार करो, ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये भारत अपने संस्कार संस्कृति खो रहा है। कहानी ये है कि एक बहुत अमीर महिला एक बहुत बड़ी कार में एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान पर आई और अपने दुकानदार को बुला के कहा, जल्दी से मुझे एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, दुनिया की अमीर महिलाएं ऐसे ही करती हैं अक्सर, सबकी नहीं कह रहा हूं मैं, अक्सर।
सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। क्या कहने हैं सर, वाह 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 वाह। हमारी संवेदनाएं क्यों मरी? गरीब में हैं अभी भी, अमीरों की मर गई। उनके शौक अलग हो गए, उनके उपहार अलग हो गए। मैंने 50 साल आंसू की आग गाई है। मेरी एक कविता जिसमें मेरी आग के आंसू हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, हालांकि इस देश में कुछ भी संभव है। सनातन कोई क्या क्या बताने लगे, मलेरिया और जाने क्या क्या। लेकिन डरो मत, जब तक हिंदुस्तान में रामलीलाएं होती रहेंगी तब तक सनातन जिंदा रहेगा। क्या बात। ये अपनी अपनी सोच है सबकी। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। सनातनी लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी मानता हूं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है। माफ करना मुझे, मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखे, मैंने भगवान राम भी नहीं देखे। वो हमारे रक्षक देवता हैं, मैंने नहीं देखे। लेकिन अगर स्वीकार करो तो मेरी ये बात स्वीकार करो, मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे रक्षक देवता हैं। मैं जहां रहता हूं मेरठ, एक विद्यार्थी करगिल के युद्ध में कैप्टन मनोज तलवार, पार्थिव शरीर आया था उसका, शहीद हो गया था। मैं भी अंतिम संस्कार में गया, बहुत भारी भीड़ थी, मैं बहुत पीछे था, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। तो मैंने पीछे खड़े होकर भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी। जी स्वागत। इस कविता को सुन लीजिए और इसके बाद मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, ये पाप मेरे सर मत लगवाना कि हमने अपने उन वरिष्ठ लोगों को नहीं सुना जो मेरे पीछे अभी पढ़ने वाले थे। अगर किसी भी तरह संभव होता तो वो सब पढ़ लेते, मैं तभी पढ़ता। मैं कविता कम पढ़ता हूँ, तमाशा ज़्यादा दिखाता हूँ। और मुश्किल ये है कि ये देश आजकल तमाशा ही देखना चाहता है। राजनीति ने इतना सिखाया, इतना सिखाया, इतना सिखाया कि हमने जो कुछ भी सिखाया उसको सबको भुला दिया राजनीति ने। अब उन्हीं का चलता है, उन्हीं के तमाशे याद रखे जाते हैं, हमारे कौन याद रखता है। सुनिए, मैं आपको एक कविता ये सुनाता हूँ और इसके बाद मैं फिर हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जीवन में इस तरह कभी किया नहीं कि मैं कभी सम्मेलन के बीच में चला जाऊँ, लेकिन आज की मजबूरी समझ लीजिए। और स्वीकृति अगर नहीं दी होती संतोष जी ने, तो या तो संतोष जी को भरोसा नहीं था, उन्होंने सोचोगे एक आध कविता सुनाएगा। जब इतने सारे मुझे रुपए दिए थे तो आपने ये नहीं सोचा था कि ये बहुत कविता सुनाएगा। सुनिए, बस आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर, आप लोग बैठ जाइए। मैंने अंग्रेजी में कहा था क्या? नहीं, वो शायद आपकी बात वहां तक पहुंची नहीं। अगर मेरी नहीं पहुंची तो आपकी पहुंचेगी। हाँ, कभी कभी बच्चों की किलकारी पहुंच जाती है। अच्छा, ठीक है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं गीतकार नहीं हूँ, ये सच। यहाँ सब श्रेष्ठ, हमारा स्वयं श्रीवास्तव श्रेष्ठ, हमारी बिटिया सोनरूपा श्रेष्ठ गीतकार, और वो बहुत बड़े कवि की, मेरी पीढ़ी के नायक डॉक्टर उर्मिलेश की पुत्री हैं वो। उनको तो ये विरासत में मिला है श्रेष्ठ आदरणीय नुसरत मेहंदी जी, हमारी उर्दू, अभी भी उर्दू चेयरमैन हैं, उर्दू एकेडमी की निदेशक हैं भोपाल में। बहुत जिम्मेदार पद पर हैं और बहुत जिम्मेदार शायरा हैं। और श्रद्धेय सब, आपसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज एक भगा काली जैकेट कौन के, अच्छा जो जाना चाहते हैं वो मोबाइल आता नहीं है किसी का, ऐसे जाते हैं वो, इसलिए जा रहे हैं कि वो, ताकि आपको लगे कि वो इसलिए जा रहे हैं कि फ़ोन आ गया कोई बहुत ज़रूरी। 3 दिसंबर से पहले इस देश में कोई ज़रूरी फ़ोन नहीं आ सकता किसी के साथ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फी
पीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगत की घाटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चोड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं। टूटी चोड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं संतोष जी, आपको समर्पित करता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, ये मेरा स्वयं का असेसमेंट है कि मैंने केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मुझे दुआएं देना, बहुत दुआएं देना। मैंने अगर ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूं। अभी नहीं करता, मैं अभी भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति संतोष जी के इस प्रवाह कार्यक्रम में सुनिएगा। सुन, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, संसार भर के किसी भी मजहब में। उत्तर प्रदेश राजस्थान में भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं बता रहा मैं, सत्य घटना है। वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, सेना उसका पार्थिव शरीर लेके आई। उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, मैं उनके सम्मान में गया हूँ, मिला हूँ उनसे। तो उन्होंने पार्थिव शरीर आने पर गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, उनकी धर्म पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घट गई। तो जो घटना संसार में पहली बार घटे उस पर कोई क्या लिखेगा? मैंने एक पंक्ति लिखी है, उसको स्वीकारना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। मेरा एक छोटा भाई अशोक चारण, उसने एक बहुत बढ़िया बात बताई, मैं उसी के नाम से बताता हूँ आपको। दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर व्यक्ति, भारत के अमीर जितने भी हैं, टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, जो भी, या दुनिया भर के अमीर, मस्क है, एलन है, क्या क्या है, वो जो भी हैं, वो किसी को इस शर्त पे नौकरी दें कि मैं तुमको जो चाहो सैलरी दूंगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। इस शर्त पर कोई नौकरी करेगा? गरीब आदमी भी नौकरी करेगा क्या कि तुम्हें मरना पड़ेगा मेरे लिए? फौज में जो नौकरी करने जाते हैं जानते हैं कि देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो नौकरी करने जाते हैं। इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता।
जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। अंतिम 10 लाइन है कविता की। उससे पहले मैं हाथ जोड़कर 2 निवेदन करता हूं। जिस भी दिन इस कविता को सुनाता हूं, टीवी पे जाता हूं, किसी डिबेट में जाता हूं, मैं अनुरोध करता हूं जनता से 2, आपके आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई अगर ऐसा परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है, चाहे 62 में दी हो, 71 में दी हो, करगिल में दी हो, पुलवामा में दी हो, उरी में, कभी भी देश के लिए किसी परिवार का कोई बेटा शहीद हुआ है और आप जानते हैं ऐसा परिवार कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी में रहता है, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, साल में एक दिन उसके घर मिठाई का डिब्बा और फूल लेके जाने की कोशिश करो, जाने की शुरुआत करो। उसको भूलने मत दो कि देश उसकी शहादत को याद नहीं करता। उसको याद दिलाओ कि देश उसको याद करता है, उसके परिवार की शहादत को हम याद करते हैं। अच्छा, उनको प्रणाम, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब। बहुत बहुत अच्छा। देखिए, उनसे ज्यादा कोई किस देश में बस वही एक प्योर किस्म की नस्ल है वो। जी जी, मेरा दूसरा निवेदन भी है साहब, एक और निवेदन है मेरा। आप किसी बस अड्डे पर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं, आप बैठे हैं और कोई फौजी वर्दी में आपके सामने से निकला जा रहा है, चाहे वो नेवी की वर्दी हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो। आप बैठे हैं और कोई वर्दी में फौजी आपके सामने से गुजर रहा है, तो आप खड़े होकर 2 ताली बजा दो। उस सैनिक को लगना चाहिए कि देश उसकी पीठ पर खड़ा हुआ है, देश उसके साथ है। 2 ताली बजानी है आपको खड़े होकर, बस ये 2 काम जरूर करना। मैं अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ। अच्छा, इसकी अंतिम पंक्ति मैंने ऐसी लिखी कि मैं नेता पर सबसे ज्यादा जबरदस्त कठोर प्रहार करना चाहता था, प्रभा से प्रहार करना चाहता था, और इस तरह करना चाहता था कि उसकी समझ में ना आए, वो सामने बैठा हो तो समझ में नहीं आए उसके, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। बचाव भी करना चाहिए ना अपना। तो उस एक पंक्ति से मैं समापन करूंगा। मुझे लगभग 1.25 घंटा हो गया है आपके बीच पढ़ते हुए, और अभी मेरा अब गला ठीक हुआ है। मैं हंसी में नहीं कह रहा, सचमुच 4 कविताएं सुना के मेरा गला खुलता है, और मुझे 3.5-4 घंटे अकेले कविताएं सुना लेने का अभ्यास है। क्या बात है। इसलिए एक बार मुझे अकेले को बुलाओ और 4 घंटे इस जनता के प्राण पिलवाओ। अंतिम पंक्तियां सुनिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने, अंतिम लाइन सुनना, उसकी संतति को आखिरी लाइन पर मुझे घनघोर तालियों से विदा करना। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।